हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल म्यूजिडियस क्लासेज में। तो एक बार फिर निर्देशन एंड उपबोधन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं वीडियो के अंतर्गत आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन हो सकता है पूछे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। देखिए, जो प्रश्न हमारा है कि उपबोधन का अनिर्देशात्मक उपागम क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा है एमजीकेवीपी के 2020 के पेपर में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है कि परामर्श का अनिर्देशात्मक उपागम क्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ये इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को फोकस रखिएगा कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन को और किन तरीकों से पूछ सकता है कि अनिर्देशीय परामर्श का वर्णन कीजिए तथा साथ ही इसके सोपान, विशेषता और सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। या फिर पूछ सकता है अनिर्देशीय परामर्श या प्रार्थी केंद्रित या अनुमत परामर्श का वर्णन कीजिए। तो ये सारे जो नाम है, प्रार्थी केंद्रित, अनुमत परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श, अनिर्देशात्मक जो परामर्श, ये सारा एक ही है। तो शब्दों की वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ जाइएगा कि एक ही चीज़ ये पूछा गया है। हाँ, आपको पेपर में जो पूछा है वो पूछा है कि अनिर्देशात्मक उपागम क्या है, या फिर पूछ सकता है कि अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, या इसके जो है सोपान क्या हो सकते हैं। यहाँ मैंने सोपान, विशेषता और सीमाओं को साथ में इसलिए रखा है ताकि अगर पूछता भी है तो आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें लिखी हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बारे में कि अनिर्देशात्मक उपागम यानी अनिर्देशात्मक परामर्श आखिर है क्या, इसके सोपान क्या है, ये दोनों चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो है सोपान के बारे में वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, जैसा कि आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगी। अभी आपके पास 2 या 3 दिन का टाइम है, आज कल परसों का टाइम है। तो आपके जो सबसे ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं करा दूंगी, तो आप उसके लिए चिंता मत करिएगा। ठीक है, आप बात करते हैं आंसर की। तो उपबोधन, जिसे कि हम परामर्श भी कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो उपबोधन या परामर्श का अनिर्देशात्मक उपागम, तो हम ये हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि मुख्य रूप से परामर्श के 3 उपागम होते हैं। तो परामर्श के उपागम डाल के आप जो है लिख सकते हैं तीनों जो इसके हैं, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श, या तीसरा जो है समन्वित परामर्श। ठीक है, ये तीनों परामर्श हमने यहाँ पे लिख दिए। तो आपने अगर मेरा जो है समन्वित परामर्श वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि इसे निर्देशात्मक को निर्देशात्मक या निर्देशीय परामर्श भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अनिर्देशात्मक को अनिर्देशीय या अनिर्देशनात्मक परामर्श भी कहते हैं। तो नाम जो है वो अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज़। ठीक है, अब हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि हमको पढ़ना अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में है। तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों परामर्श हैं, अनिर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है पेपर में, चाहे वो लघु उत्तरी में पूछ दे, चाहे वो दीर्घ उत्तरी में पूछ दे, लेकिन इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तीनों को समझ लेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, तीनों को बस समझ लीजिएगा, आप आराम से कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो अनिर्देशात्मक या अनिर्देशी या प्रार्थी केंद्रित या अनुमत परामर्श क्या है। तो लिखेंगे परामर्श के अनिर्देशात्मक उपागम के मुख्य प्रवर्तक कार्ल रोजर्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे अनिर्देशात्मक उपागम में उपबोधक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे सेवार्थी बिना किसी भय या दबाव के पूर्णतया मुक्त अवस्था में अपने विचारों और अनुभूतियों की खोज करता है। उपबोध्य को उसकी क्षमताओं से अवगत कराकर उपबोधक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी इस चीज़ को समझिएगा, इसमें क्या है कि ये प्रार्थी केंद्रित होता है, यानी जिसको परामर्श लेना होता है इसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें परामर्शदाता क्या करता है, यानी उपबोधक क्या करता है, इस तरह का एक वातावरण बनाता है जिसमें कि जिसको जो प्रार्थी है, जो सेवार्थी है, वो बिना किसी भय या दबाव के अपने विचारों की खोज करे, और उपबोध्य को उसकी क्षमताओं से अवगत कराने का जो कार्य है वो उपबोधक का यानी परामर्शदाता का होता है। तो परामर्शदाता यहाँ पे एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है,
आगे है कि यह परामर्श निर्देशित परामर्श के विपरीत होता है। यहाँ पे पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर आपको इकट्ठे समराइज करके बता दूंगी ताकि आपको उसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। तो यह परामर्श निर्देशित परामर्श के विपरीत होता है। यह परामर्शी केंद्रित होता है। इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय ही रहता है। अर्थात इस परामर्श में परामर्शदाता का मुख्य कार्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें परामर्श प्रार्थी खुद से समस्याओं का समाधान करने की योग्यता उत्पन्न कर ले। इसे उचित परामर्श भी कहते हैं। इसमें बौद्धिक पक्ष से ज़्यादा भावना तथा संवेग पर बल दिया जाता है। इस परामर्श के अंतर्गत प्रार्थी से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूर्ण रूप से रचित नहीं होते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से प्रार्थी अपने मन की बातों का प्रोजेक्शन कर लेता है। इस परामर्श के अंतर्गत जब प्रार्थी अपने बारे में बताता है तब परामर्शदाता को कुछ ऐसे अनुक्रिया का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रार्थी में सकारात्मक सोच लाने में आसानी होती है। अब चलिए इसके ओवरऑल चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये प्रार्थी केंद्रित होता है, यानी जिसको परामर्श लेना होता है उस पर ये केंद्रित होता है। तो फोकस सारा प्रार्थी पर होता है, इसीलिए परामर्श देने वाले की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, इसमें निष्क्रिय होती है। अब इसमें परामर्शदाता करता क्या है तब? तो परामर्शदाता का काम ये है कि वो परामर्श लेने वाले के सामने कुछ इस तरह का वातावरण बना दे जिससे कि जो प्रार्थी है, यानी जो परामर्श लेने वाला है, वो खुद से समस्याओं का, अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर पाए, ऐसी योग्यता उसके अंदर उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो ये परामर्शदाता का यहाँ पे काम होता है। इसमें एक चीज़ है कि परामर्शदाता क्या कर सकता है, इसके लिए वो कुछ प्रश्न पूछ सकता है जिससे कि बच्चा जो है अपने मन की, जो मतलब प्रार्थी है, वो अपने मन की सारी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, यानी बता पाए, जिससे कि उसकी क्या समस्या है इस बात का वो जो है वो पता चल जाए और उसके अंदर जो है अपनी समस्याओं से निवारण की जो एक सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, वो उसमें उत्पन्न की जा सके। लेकिन इस चीज़ की इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो है बौद्धिक पक्ष से ज़्यादा भावनाओं पर जो है, यानी संवेग पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, ये होगी इस चीज़ की बात। आई होप कि आपको ये जो है सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी है, बस समझ लेंगे आप, खुद ब खुद लिख लेंगे, रटने की ज़रूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं अनिर्देशीय परामर्श के सोपान। तो अनिर्देशीय परामर्श के चरण निम्नवत हैं। पहला वार्तालाप, दूसरा जांच पड़ताल, तीसरा संवेगात्मक अभिव्यक्ति, चौथा परोक्ष रूप से प्रदान किए सुझावों पर चर्चा, पांचवा योजना का प्रतिपादन, छठा योजना का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो पहले देखिए वार्तालाप। तो वार्तालाप के अंदर क्या है कि इस प्रथम सोपान में परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी के बीच अनेक बैठकों में अनौपचारिक रूप से विभिन्न विषयों पर बातचीत होती है। इस सोपान का मुख्य उद्देश्य परस्पर सौहार्द की स्थापना करना है जिससे परामर्श प्रार्थी बिना संकोच से अपनी बात को कहने हेतु मानसिक रूप से तैयार हो सके। तो वार्तालाप का मतलब आप खुद जानते हैं ये चीज़ की, जब दो लोग आपस में मिलकर किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो यहाँ पर परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी जो दोनों लोग हैं वो क्या करें, वो अपनी जो है चीज़ें एक दूसरे से बता पाए। नहीं जो है परामर्श प्रार्थी की जो है वो भूमिका ये है यहाँ पे कि वो अपनी बात को निसंकोच कह सके परामर्शदाता के समक्ष। इस चीज़ के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार करने का कार्य इसके अंतर्गत होता है। इसमें अनेक बातों पर दोनों लोग बात करते हैं। तो वार्तालाप हमारा पहला चरण होता है जिसमें कि परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता दोनों आपस में किसी विषय पर बातचीत करते हैं। दूसरा हमारा है जांच पड़ताल। तो परामर्श प्रार्थी की वैयक्तिक समस्या, परिस्थिति एवं संदर्भों के संदर्भ में सविस्तार जांच पड़ताल की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए परामर्शदाता विभिन्न परोक्ष प्रविधियों का प्रयोग करता है। यानी जांच पड़ताल के अंतर्गत जो भी परामर्श प्रार्थी की समस्याएं हैं उसके संबंध में जैसे जांच पड़ताल की जाए कि क्या समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए परामर्शदाता क्या कर सकता है, अनेक विधियों का प्रयोग कर सकता है जिसके माध्यम से परामर्श प्रार्थी की सारी समस्याओं की, परिस्थितियों के बारे में वो जान सके। तीसरा है संवेगात्मक अभिरुचि। तो परामर्श प्रार्थी की आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं, भावनाओं तथा मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करने हेतु अवसर प्रदान करना ही इस सोपान का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने जांच पड़ताल के माध्यम से जब जो है कुछ विधियों का प्रयोग किया जिसके माध्यम से हम उसकी समस्याओं, परिस्थितियों के बारे में जान सकें। तो संवेगात्मक अभिरुचि के अंदर ये है कि अंतर्गत ये बताया गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस स्टेप का ये है कि परामर्श प्रार्थी जो अपनी भावनाएं, अपनी जो मानसिक तनाव उसके अंदर हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं कुछ उसके बारे में है, वो सारी चीज़ें जो है अभिव्यक्त कर पाए परामर्शदाता के समक्ष, ऐसा अवसर उसे प्रदान किया जाता है। ठीक, इस स्टेप के अंदर। चौथा है
परोक्ष रूप से प्रदान किए गए सुझाव पर चर्चा। तो इस सोपान में प्रार्थी परामर्शदाता द्वारा दिए गए सुझावों को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, यानी चर्चा करना। जैसे आपको परामर्शदाता ने कुछ बता दिया तो परामर्श प्रार्थी क्या कर सकता है कि जो परामर्शदाता ने सुझाव दिए हैं उस पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाल सकता है, मतलब उसकी अच्छाई बुराई उसको अच्छे से समझना, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो इस स्टेप के अंदर करता है। पांचवा है योजना का प्रतिपादन। इसमें परामर्श लेने वाले को स्वयं की समस्या का हल प्राप्त करने हेतु एक वास्तविक योजना का निर्माण करने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस योजना के स्वरूप, प्रभाव इत्यादि के संबंध में दोनों विचार विमर्श करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये प्रार्थी केंद्रित होता है, इसलिए प्रार्थी जो भी परामर्शदाता सुझाव देता है उस पर वो आलोचनात्मक दृष्टि डाल सकता है, मतलब उसको बोल सकता है कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें वो बता सकता है। तो योजना के प्रतिपादन में क्या करता है कि जो परामर्श लेने वाला होता है वो स्वयं की समस्या हल करने हेतु एक योजना बनाता है, एक वास्तविक योजना का निर्माण कर सके ऐसा अवसर उसे दिया जाता है, ठीक है। और ये जो योजना वो बनाता है उसके बारे में दोनों लोग, चाहे मतलब परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों क्या है, विचार विमर्श भी करते हैं कि इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। छठा है योजना का क्रियान्वयन। तो इस सोपान के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा बनाई गई योजना को क्रियान्वित किया जाता है तथा उसकी प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए आत्म मूल्यांकन की भी व्यवस्था इस सोपान में की जाती है। यानी इसमें क्या है, जो योजना बनी उसे क्रियान्वित कर दिया, उसे अप्लाई कर दिया गया, तो और इसके बाद कि उसकी प्रभावशीलता कितनी है, वो किस तरह से अच्छा है, कितना प्रभावशाली है, इसका मूल्यांकन करने की भी व्यवस्था इसी सोपान में होती है। तो ये हमारे स्टेप हो गए, यानी सोपान हो गए। अब बात करते हैं अनिर्देशी परामर्श की विशेषताएं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह प्रार्थी केंद्रित परामर्श है। इस परामर्श में संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी या व्यक्ति पर ही रहता है, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तो इसको ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। दूसरा है, इसमें प्रार्थी को उसकी अपनी समस्याओं को स्वयं अपने स्तर से समझाने के लिए, सुलझाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये भी चीज़ मैंने बताई कि प्रार्थी केंद्रित है, प्रार्थी को खुद अवसर दिया जाता है कि वो खुद अपनी समस्याओं को सुलझाने की योग्यता विकसित कर ले। तीसरा है, इसमें प्रार्थी की अभिरुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर परोक्ष रूप से परामर्श दिया जाता है। यानी जो परामर्श अगर इसमें दिया जाता है वो जो प्रार्थी होता है उसके अनुरूप, यानी उसकी योग्यता क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसके हिसाब से ही परामर्श दिया जाता है। चौथा, परामर्शदाता का व्यवहार इसमें मित्रवत रहता है। प्रार्थी से इस प्रकार का सरल व्यवहार करता है कि वह उसे सहजता से लेता है एवं अपनी परेशानियों को विस्तार से बता देता है। तो मैंने जैसा कहा कि इसमें परामर्शदाता क्या होता है, कुछ इस तरह का वातावरण बनाता है जिसमें कि प्रार्थी खुद की भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाए। तो जो यहाँ पे परामर्शदाता का व्यवहार है वो कैसा रहता है, मित्रवत रहता है। वो इस तरह से पेश आता है प्रार्थी के समक्ष कि प्रार्थी अपनी परेशानियों को उसके समक्ष अच्छे से बता पाए, विस्तार कर पाए। पांचवा यहाँ पे है, इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक तनाव कम होते हैं तथा मनोवैज्ञानिक समायोजन में सुधार होता है। तो तनाव भी कम होता है और उसमें सुधार की प्रक्रिया भी, समायोजन में सुधार की प्रक्रिया भी जो है अनिर्देशित परामर्श के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये हमने यहाँ पे 5 विशेषताएं लिखी हैं। आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे ऐड किया था। अगला हमारा है अनिर्देशात्मक परामर्श की सीमाएं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन अगर आप कभी पूछ दे इसलिए मैंने इसको रखा है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता लेकिन हो सकता है किसी अदर यूनिवर्सिटी में पूछ दे, इसलिए मैंने इसको रखा है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारे टॉपिक मैंने रखे हैं। तो अनिर्देशात्मक परामर्श की सीमाओं में पहला है, इसका प्रयोग सभी जगह नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस प्रक्रिया को पूरा होने में अधिक समय लगता है। तीसरा, कुछ प्रार्थी परामर्शदाता की देखरेख के अभाव में योजना अनुसार कार्य करना छोड़ देते हैं। वही बात कि अगर कोई देखने ताकने वाला ही नहीं है तो लोगों को लगता है कि तब क्यों करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो योजना अपनी जो है वो छोड़ देते हैं, उस पर मतलब कंटिन्यू नहीं करते योजना पे अपने। चौथा है, इसका लक्ष्य सभी प्रकार के प्रार्थियों के लिए एक सा रहता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर प्रार्थी की जो है भावनाएं अलग होती हैं, समस्याएं अलग होती हैं, व्यक्तित्व अलग होता है, तो सबके लिए एक सा रहे लक्ष्य, तो ये भी सही नहीं है। तो ये एक तरह की कमी है, सीमा है इस अनिर्देशात्मक परामर्श की। तो ये सारी टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए कि ये होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके सोपान क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो बस कहेंगे कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।